हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री यानी क्लास 12th यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान का टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग समझिए टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। अगर ये आप लोग 100 सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 100 जो सब्जेक्टिव प्रश्न है इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पे मिलता है। तो यहाँ आप देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है आपको। और यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बाबू यहाँ पे कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ का लिंक देते हैं, लाइव क्लास का लिंक देते हैं, नोट्स का लिंक देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे देखिए 91 35 74 20 24 आप इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है। तो हम आपको ग्रुप में क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। और एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि 100 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसका ये क्या है, लेक्चर 1 है। तो यहाँ आप देखिए एक एक लेक्चर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है मोल लता, ये आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछ चुका है। सेंटअप पिछले वर्ष यानी यहाँ देखिए 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ पर देखिए ये पूछा गया प्रश्न था सेंटअप एग्जाम में कि मोल लता किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए इसको ऐसे समझाएंगे कि आपके दिमाग में क्या होगा, एकदम फिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मोल लता किसे कहते हैं, तो प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब क्या होगा, 1 केजी। प्रति केजी मतलब 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो मोल लता कहते हैं। देखिए कितना आसान डिफिनीशन में लिखे हैं, एकदम यहाँ देखिए बिल्कुल आसान डिफिनीशन में, जिससे आपको क्या हो बिल्कुल अच्छे से समझ आए। प्रति केजी मतलब क्या, 1 केजी। अब यहाँ पे देखिए विलायक, विलायक का मतलब क्या, जिसमें कुछ भी पदार्थ आके जो घुलने वाला हो घुल के विलुप्त हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए पानी में चीनी घुल जाता है तो यहाँ पे देखिए पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। दूध में चीनी घुल जाता है, दूध क्या हो गया, विलायक हो गया। तो यहाँ पे देखिए विलायक का मतलब क्या, जिसमें जो घुलने वाला पदार्थ आके घुल जाए उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रति केजी विलायक यानी 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं बाबू, तो मोलालिटी यानी मोल लता कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता, मोल लता। मोल लता बराबर क्या होता है, तो विलय का मोल बटा क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, तो किलोग्राम में मापते हैं। किस में बाबू, द्रव्यमान को कभी भी हम लोग केजी में मापते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे केजी में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मोल लता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किस में, केजी में। या इसको ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू यहाँ पर देखिए n/w। यहाँ पे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका जरूर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक नोट लिखे हैं कि मोल लता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि जो मोलालिटी होता है, मोल लता होता है, उस पर क्या होता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कि आप लोग को समझ में आया है। समझ में आया है तो आप लोग एक बार यस लिखिए जरूर। चलिए यहाँ पे तब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न जैसे ही आप देखिए मोल लता पूछा जाता है, वैसे ही आप देखिए मोल लता भी बार बार पूछा जाता है। चाहे वो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा हो, सेंटअप बोर्ड परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो 12th का, उसमें जरूर रहता है ये। यहाँ पे लिखा गया है कि मोल लता क्या होता है, मोलारिटी किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम बारीकी से एकदम समझेंगे कि प्रति लीटर यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, 1 लीटर। यानी यहाँ पे देखिए प्रति लीटर मतलब 1 लीटर विलयन में घुले हुए, यहाँ पे देखिए विलय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो मोल लता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मोल लता कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए प्रति लीटर विलयन में, विलयन किसे कहते हैं, तो विलयन किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक यहाँ पे देखिए समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए यहाँ पे देखिए विलय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं,
तो उसे कहते हैं बाबू मोलारिटी यानी मोलरता कहते हैं। ये 100% आप लोग को याद हो गया होगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए देखिए कितना आसान डिफिनीशन लिखे हैं। यहाँ आप देखिए मोलरता को, यहाँ आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है मोलारिटी का, तो विलय का मोल बटा क्या होता है विलयन का आयतन। लीटर को किस में हम बाबू कैलकुलेट करते हैं, तो लीटर में करते हैं ना। यहाँ आप देखिए आयतन को किस में करते हैं, लीटर में करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा विलय का मोल बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा विलय का आयतन, किस में लीटर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग m इक्वल टू क्या हो जाएगा छोटा n बाई यहाँ आप देखिए भी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका मात्रक पूछेगा कि मोलारिटी का मात्रक क्या होता है, तो मोल बटा लीटर होता है। क्या होता है बाबू, याद रखिएगा। मोलारिटी का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा 100%। और ऐसे ऐसे प्रश्न जरूर रहता है बाबू 100%, तभी हम आपको यहाँ पे देखिए जो 100 सब्जेक्टिव प्रश्नों का यहाँ पे लेके आ रहे हैं सीरीज, जिसमें लॉन्ग भी क्वेश्चन होगा और यहाँ पे देखिए शॉर्ट भी क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जरूर बाबू क्या कीजिएगा, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। और ये 100 जो बता रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, उसका PDF डाउनलोड करके नोटबुक पे लिख के उसको जरूर याद कीजिएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा बाबू मोलारिटी किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हम कि यहाँ पे देखिए मोल प्रभाज किसे कहते हैं। पूछेगा तो 5 नंबर में तीनों पूछ देगा, ये ध्यान में रखिएगा। या तो 2 नंबर में एक एक पूछेगा, या 5 नंबर में क्या करेगा तीनों पूछ देगा। ये यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। या तो आपका 2 नंबर में एक तो कन्फर्म है, या 5 नंबर में तीनों आएगा तो वो कन्फर्म है। तो यहाँ आप देखिए अगला है जो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए बाबू इसको हम लोग समझते हैं। तो विलयन में यहाँ पर देखिए विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात यानी बट्टा को हम क्या कहते हैं, विलय या विलायक का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन डिफिनीशन लिखे, एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। देखिए यहाँ पे विलयन में यहाँ पे देखिए विलय या विलायक की मोलों की संख्या, यहाँ पे क्या लिखा है विलयन में। विलयन किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे चीनी, यहाँ पे देखिए पानी, शरबत हो गया, रूअफ़ज़ा हो गया, यही सब होता है। तो देखिए यहाँ पे विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जितने भी मोल होंगे उसकी संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए बाबू इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मोल फ्रैक्शन होता है एक किसके लिए, विलय के लिए। तो ये विलय के लिए क्या होता है स्मॉल n बटा क्या होता है स्मॉल n प्लस क्या होता है कैपिटल N। और ये होता है किसके लिए, तो विलय के लिए होता है। विलय मतलब क्या हो गया बाबू, चीनी हो गया, नमक हो गया, जो जल में विलय हो जाए यानी घुल जाए उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। चलिए मोल प्रभाज। अब देखिए यहाँ पे विलायक के लिए क्या हो जाएगा, तो विलायक के लिए याद रखिएगा यहाँ पे देखिए कैपिटल N बटा क्या हो जाएगा स्मॉल n प्लस यहाँ पे देखिए कैपिटल N। तो यहाँ पे देखिए दोनों के लिए अलग फार्मूला होता है। और ये कब आपको काम में आएगा, तो जब आप इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तब इस यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग एकदम चिटकियों में क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो अब हमें उम्मीद है बाबू कि ये भी प्रश्न आपको 100% समझ में आ गया होगा। और ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ आप देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने है कि क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए कितना आसान शब्दों में इसका लिखा गया है डिफिनीसन। और यहाँ पे देखिए ऐसा आसान डिफिनीसन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ पे फिर से अगर आपसे पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और जिसको हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए इसका उदाहरण क्या हो गया, हीरा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्वार्ट्ज होता है, ग्रेफाइट होता है, नमक होता है, चीनी होता है, आयोडीन होता है, बर्फ़ होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, इत्यादि होता है। यहाँ पर देखिए ये सब क्या होता है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है यानी क्रिस्टलीय ठोस होता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, दीर्घपरासी क्या होता है, यानी जो इसका पेयर बनता है लंबा बनता है। जैसे ए के बाद बी है तो बी के बाद से फिर क्या होगा, ए होगा, ए के बाद से बी है तो फिर क्या होगा, यानी ए बी इसका बनते चला जाएगा। क्या होगा,
लंबा बनते चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा क्रिस्टल सॉलिड में क्या होता है, इसका यहाँ पे देखिए क्या बनता है, जो यहाँ पे इसका बनता है पेयर वो क्या होता है, बहुत ही लंबा बनता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान डिफिनीशन लिखे हैं, ये आपको समझ में बाबू आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए 5 नंबर, और ये भी प्रश्न साथ में पूछता है क्रिस्टल तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें, या क्रिस्टलीय ठोस तथा यहाँ आप देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का यहाँ आप देखिए उदाहरण दें, या इसका डिफिनीशन लिखें। तो यहाँ आप देखिए अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमरफस सॉलिड किसे कहते हैं, एकदम आसान भाषा में लिखें कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो। यहाँ आप देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में आप लोग लिखिएगा कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमरफस सॉलिड। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो और जिसे हम बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमरफस सॉलिड कहते हैं। देखिए जैसे इसका उदाहरण हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांच क्या होता है, क्या कांच जो होता है हमारा क्या होता है, अमरफस सॉलिड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कांच क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, तो आप लोग बोलिएगा कि कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ आप देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, अमरफस सॉलिड होता है यानी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। रबड़ भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है, बहुलक भी, और यहाँ पर देखिए ग्लास भी क्या होता है, क्वार्ट्ज भी, क्वार्ट्ज ग्लास अगर आपसे पूछे तो वो भी क्या होता है बाबू, अक्रिस्टलीय ठोस ही होता है, अमरफस सॉलिड ही होता है। और एक यहाँ पे नोट आप लोग याद रखिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ देखिए लघु परासी के होते हैं। क्या बाबू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, लघु परासी के होते हैं, यानी इनका जो पेयर बनेगा लंबा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद फिर ए आया, ए के बाद बी आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ए आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, पेयर उल्टा पुल्टा बनता है, लंबा नहीं बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो बाबू वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और इसको एक बार शेयर कीजिए। चलिए, और यहाँ पे 100 और सब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है, एक एक प्रश्न को समझना जरूरी है और 100% उसको याद करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये मोस्ट वीवीआई है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इसे तो हम बोलेंगे कि बाबू 100% आप लोग याद कर लीजिए अभी के अभी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, 5 नंबर में पूछा जाता है ये। और यहाँ पे देखिए क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ देखिए इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ये हम आपको बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा। फिर बताया था कि जिसको बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, किसको, तो क्रिस्टल ठोस को हम क्या बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, अभी आपको पीछे बताए हैं। और यहाँ पर देखिए इसको क्या बताए हैं, इसको बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। क्या, अक्रिस्टलीय ठोस को हम बराबर बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ आप देखिए तीसरा इसका, यहाँ आप देखिए क्या है, तीसरा अंतर है कि इसका द्रोणांक निश्चित होता है। किसका, क्रिस्टलीय ठोस का द्रोणांक क्या होता है, निश्चित होता है। और यहाँ पे देखिए इसका द्रोणांक क्या होता है, अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है। याद रखिएगा अक्रिस्टल सॉलिड यानी अमरफस सॉलिड का क्या होगा, द्रोणांक अनिश्चित होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चौथा देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि यह असमदैशिक होता है और यह क्या होता है, समदैशिक होता है। और यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे देखिए यह दीर्घ परासी का होता है, यानी यहाँ पे देखिए क्रिस्टल का क्या बताए थे, पेयर जो होता है बहुत ही लंबा जाता है, यानी ये दीर्घ परासी का होता है, लंबा चला जाता है इसका पेयर। और अक्रिस्टल का हम क्या बताए थे कि इसका पेयर यहाँ पे देखिए लघु परासी होता है, यानी यहाँ पे देखिए कब ए के बाद बी आएगा और बी के बाद से ए के बाद से फिर बी आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, यानी इसका पेयर जो होता है लघु एकदम छोटा होता है, बनेगा बनेगा नहीं बनेगा। तो ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए 7 नंबर प्रश्न पे, और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
वैद्युत रसायन कहते हैं। देखिए कितना आसान भाषा में लिखे हैं कि वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें यहाँ पर देखिए विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा और यहाँ पर देखिए रासायनिक ऊर्जा के संबंधों का हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत रसायन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 100% ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 8 नंबर प्रश्न पे 8 का आप लोग आंसर दीजिए कि विद्युत अपघटन क्या होता है। मोस्ट वीवीआई है बाबू, मोस्ट वीवीआई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, सभी प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा कि विद्युत अपघटन आखिर होता क्या है। तो विद्युत अपघटन क्या होता है कि अगर किसी तरल पदार्थ से यहाँ देखिए करंट को प्रवाहित किया जाए तो यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयंस यानी तत्व उससे अलग हो जाते हैं। इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस यानी यहाँ देखिए विद्युत अपघटन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग नहीं समझे होंगे, कोई बच्चा 10% समझा होगा, कोई 20%, कोई 30%, तो चलिए यहाँ पे देखिए कोई 90% भी समझ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको इसको समझाते हैं, एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखे, अगर किसी तरल पदार्थ में, मान लीजिए ये क्या है, तरल पदार्थ है, मान लीजिए ये क्या है, तरल पदार्थ है, जल है। मान लीजिए तरल पदार्थ मतलब क्या, जल। मान लीजिए ये क्या है, तरल पदार्थ। अगर इसमें करंट को प्रवाहित किया जाता है, यानी यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल करंट हम डालते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनीशन पढ़िए और यहाँ पे समझते चलिए। अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये करंट है, ये तरल पदार्थ है, इसमें करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयन तत्व उससे अलग हो जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हम इसमें NaCl डाल देते हैं, मान लीजिए इसमें नमक डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर नमक रहेगा पानी में, इसमें करंट देंगे तो क्या होगा, इस तरल पदार्थ के आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी क्या होगा, Na अलग हो जाएगा और Cl क्या होगा, अलग होगा। जब यहाँ पे क्या करेंगे, जब तरल पदार्थ में हम करंट का प्रवाह करेंगे तब। तो यहाँ पे देखिए इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अपना अपना आयन चुन लेगा। जो NaCl है वो क्या हो जाएगा, अपना अपना आयन चुन लेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघटन कहते हैं। 100% बाबू ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू अब पढ़ते हैं हम अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न, व्हाट इज, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि रसायन बलगतिकी क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। PDF बाबू बिल्कुल फ्री मिलेगा, टेंशन नहीं है, 100% आंसर के साथ मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे आपको फ्री में दिया जाएगा, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। क्या, रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। तो चलिए रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया से होने वाले कारक तथा इसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से बताते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया के वेग से जो होने वाले प्रभावित कारक होते हैं उसका अध्ययन करेंगे तथा उसकी क्रिया विधि के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं उसे, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, एवरेज रेट। यहाँ पे क्या पूछा गया है, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। तो औसत वेग क्या होता है कि निश्चित अंतराल बाद यहाँ पे देखिए सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। यानी एक समय क्या है, निश्चित समय अंतराल के बाद, कि 6 घंटा बाद मान लीजिए होगा तो होगा, 3 घंटा बाद होगा तो होगा, 2 घंटा बाद होगा तो होगा। यानी कहने का मतलब क्या, निश्चित अंतराल के बाद सांद्रण में जो भी परिवर्तन होगा किस में, अभिक्रिया में, उसके औसत, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ये या आप लोग ऐसे भी डिफिनीशन लिख ले हैं कि एक समय में, यहाँ देखिए एक समय में पदार्थ की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। 100% आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। तो निश्चित समय अंतराल बाद आप देखिए सांद्रण में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और यहाँ आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, R
DA बटा क्या होता है, DT होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए 11 नंबर लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। फटाफट यहाँ पे इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बाबू। इसे आप लोग यहाँ पे देखिए मोस्ट वीवीआई कह लीजिए। हेनरी का नियम क्या होता है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी हेनरी के नियम में क्या कहा जाता है, हेनरी के नियम में क्या है कि मान लीजिए कोई स्थिर ताप है, उस पर किसी भी द्रव की विलेयता गैस के जो दाब होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। यहाँ पे फिर से समझिए कि स्थिर ताप पे यानी एक नियत ताप है, उस पर किसी गैस की द्रव में विलेयता यहाँ पे देखिए उसके दाब के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम हेनरी का लॉ कहते हैं। ये आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा कि यदि विलयन में गैस के मूल अंश उसकी विलेयता का यहाँ आप देखिए मापने के लिए कहा जा सकता है, तो विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा कि क्या होता है इसका, हेनरी लॉ के नियम में क्या होता है, पी समानुपाती क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए एक्स के। यहाँ पे क्या होता है, पी समानुपाती होता है एक्स के। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पी इजकल टू यहाँ पे देखिए के एच एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो पी इजकल टू के एच एक्स, जहाँ पे हमारा पी क्या होता है, गैस का दाब होता है। के एच क्या होता है, के एच का मतलब होता है हेनरी नियतांक, और एक्स का मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए गैस का मोल प्रभाज होता है। ये यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 100% पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो ये आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे मेन होता है ये, और यहाँ पे देखिए ये और ये लिखना है, इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको जरूर नंबर देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न पे, और यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हेनरी नियम की सीमाएं लिखे। यहाँ पे क्या लिखा है, हेनरी के नियम की सीमाएं लिखे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है। तो हेनरी की पहले यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि हेनरी के नियम की निम्नलिखित सीमाएं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि हेनरी के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। जैसे पहला क्या है, यह विलयन तलु विलयन के लिए लागू होता है, यानी यह विलयन क्या होता है, वीक सॉल्यूशन यानी तलु विलयन के लिए क्या होता है, लागू होता है। दूसरा लिखिएगा कि यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो इस नियम का पूर्ण पालन नहीं होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो, यानी जो गैस होगा द्रव में क्या होगा, ज़्यादा घुलेगा, तो यह नियम पूर्ण पालन क्या होगा, नहीं होगा। किसका नियम, तो हेनरी का नियम। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, दाब निम्न, और यहाँ पे देखिए ताप उच्च होना चाहिए। हेनरी के नियम में क्या, जो दाब होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए, और जो टेम्परेचर यानी ताप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए चौथा इसका क्या होता है, हेनरी के नियम के सीमाएं में गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कई यौगिक नहीं बनाते। यहाँ आप देखिए क्या करता है, यहाँ देखिए हेनरी के नियम में क्या होता है, गैस और विलायक एक साथ अभिक्रिया करके कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं करता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग समझ गए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राउल्ट के नियम, मोस्ट वीवीआई है बाबू। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ पूछ देगा अगर राउल्ट का नियम क्या है, तो हम राउल्ट के नियम को समझा देते हैं कि विलयन का किसी वाष्पशील, यहाँ पे देखिए वाष्पशील अवयव का यहाँ पे देखिए आंशिक दाब, यहाँ पे देखिए विलय में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे आप लोग समझिए कि विलयन का किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राउल्ट का नियम। देखिए यहाँ पे विलयन का किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम कहते हैं राउल्ट के नियम। इसे आप लोग 100% बाबू याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट वीवीआई होने वाला है। इसको सूचित कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, पी समानुपाती, यहाँ आप देखिए एक्स, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला लेक्चर था जिसमें आप देखिए 13 और यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं। आपको क्या करना है, 13 इसलिए दिए हैं बाबू कि 13 के 13 प्रश्न आप लोग
एक दिन में याद कर ले, बिल्कुल आसान है, समझा दिए हैं। तो आप लोग इसको 13 के 13 प्रश्नों को याद रखिएगा। 100 का यहाँ आप देखिए सीरीज चल रहा है, 100 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे ज़रूर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू बताते हैं कि आप लोग इसका PDF और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है तो जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और आपको नहीं पता है तो आप लोग कैसे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। आपके गूगल क्रोम में होता है सर्च बार में लिखना है आपको आस्क बोर्ड, ASKBOARD, आस्क बोर्ड का लिख के आपको सिंपली क्या करना है, सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे ऐसा पेज आएगा, आस्क बोर्ड लिखा हुआ होगा, आप लोग इसी पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल के ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि ये सब ऐड दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक जरूर करना है, तभी आपका PDF डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर जी PDF डाउनलोड नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग ऐड पे क्लिक कीजिए, 100% गारंटी है कि आपको PDF डाउनलोड होगा। उसके बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे आइएगा एजुकेशन के कैटेगरी में, और यहीं पे लिखा होगा क्लास 12 केमिस्ट्री का, यहाँ आप देखिए PDF डाउनलोड करें मात्र एक क्लिक में। देखिए यहाँ पे इसी पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आते जाना है, नीचे आइए। नीचे जैसे ही आइएगा यहाँ आप देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री PDF, और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। 100% आपका डाउनलोड होगा। अगर आप लोग ऐड पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ आप देखिए, ये तो जान गए कि PDF और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए ये सब हो गया, आपको टेस्ट देना है तो यहाँ पे देखिए टेस्ट का बटन है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बंद करे खोले देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, खोल देना है बाबू, तभी आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और टॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको खोल दीजिएगा, ये हमारा है तो बंद करें, आप लोग खोल दीजिएगा और सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऐसा पेज आएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है, स्टार्ट का बटन दिखेगा, इसी पे क्लिक कीजिए। नाम पूछेगा, नाम डालिए। जैसे मैं आस्क यहाँ पे बोर्ड डाल देता हूँ, आस्क बोर्ड डाल के हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। आप लोग अपना नाम डाल के नेक्स्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट का टाइम है, और यहाँ पे 20 प्रश्न है, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए लास्ट में सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको टेस्ट देने आ गया, और यहाँ पे देखिए PDF और नोट्स डाउनलोड करने आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।